दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत चोपड़ा। स्वागत है आपका दृष्टिकोण के इस मंच पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की जो मीटिंग हुई उससे जो एक बवाल मचा, एक उथल पुथल हुई। उस उथल पुथल के नतीजे के तहत ही जो शरद पवार और कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो नेता हैं बाला साहब थोराट, वो मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। पर अपनी बातचीत शुरू करने से पहले आज दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज जयंती है भारत के स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की। आज दृष्टिकोण की पूरी टीम उनको शत शत नमन करती है, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करती है और उनकी सेवाओं के लिए तो ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा ही, जो उन्होंने बलिदान दिया भारत के लिए। साथ ही आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है। हमारी पूरी टीम की ओर से लता दीदी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों से, दोस्तों से सबसे पहले ये अपील जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। उसके लिए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को आप चुन लीजिए। चलिए बात शुरू करते हैं। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की जो मीटिंग हुई उसके बाद से महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में तरह तरह की जो प्रतिक्रिया आई, न्यूज़ चैनल्स में अलग तरह की प्रतिक्रिया आई और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल आया। और इसके साथ साथ बीजेपी में भी इंटरनली एक उथल पुथल सी देखी गई कि कहीं ये देवेंद्र फडणवीस ने जो मीटिंग करी वो अपने ही इनिशिएटिव पर कर ली, क्या केंद्रीय नेतृत्व इसकी जानकारी रखता था या नहीं रखता था, ये सारी बातें आई। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक आंदोलन सा चलाए हुए हैं सोशल मीडिया पर कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उन लोगों में भी एक कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, कोई डील की जा रही है भाजपा और शिवसेना के बीच में और कहीं ये सारा मामला ठप ना पड़ जाए। वहीं साथ ही एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें कहीं ना कहीं एक ये चर्चा शुरू हो गई कि सीबीआई, एनसीबी जो वहां पर काम में लगे हैं, ईडी, ये जो केंद्र सरकार की तीनों एजेंसियां वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, कहीं उनके काम में कोई ढिलाई तो नहीं आ रही या कोई ऐसा कुछ तो नहीं हो गया कि इनके काम को डीरेल करने के लिए ये मीटिंग की गई है। और ये उसकी एक शुरुआत है। लेकिन हमने जैसा अपने कल के वीडियो में भी कहा था और रात तक देवेंद्र फडणवीस का अपना बयान भी आ गया। उन्होंने भले ही इस मीटिंग का कुछ भी कारण बताया हो कि ये इंटरव्यू था, सामना के लिए उसकी तैयारी थी, वो जो भी उसके अंदर की बात थी वो कल हम उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़े क्लियर शब्दों में, बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने बयान में जो हिंट दिया, जो स्पष्ट रूप से एक संकेत दिया कि भाजपा कहीं भी शिवसेना से मिलने नहीं जा रही या ऐसी कोई युति नहीं बनने जा रही। हमने कल भी स्पष्ट किया था कि आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है, आज शिवसेना जहां पर एक पाताल में समा गई है उनकी प्रतिष्ठा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है कि वो शिवसेना का ढोल अपने गले में बांधे। पूरे प्रदेश के अंदर हालात खराब हैं, कोरोना पीड़ित मर रहे हैं, सरकार उनकी देखरेख अच्छी तरह से नहीं कर पा रही, सुशांत सिंह के मामले में बवाल है, संतों की हत्या के ऊपर बवाल है, मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते जो एक आरक्षण की एक मुहिम चलाई जा रही है उसका जो विरोध है, ये सब बातें केंद्र की जानकारी में भी है, देवेंद्र फडणवीस की भी जानकारी में है, भाजपा की भी जानकारी में है। तो ऐसे में ये सोचना ही एक बेकार की बात होगी
कि भाजपा आज की डेट में शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर अभी सरकार बना लेगी। और रही बात देवेंद्र फडणवीस की, तो आज मोदी और शाह के जमाने में कोई प्रदेश का नेता ये सोच ले कि वो अपना इनिशिएटिव लेकर कोई ऐसा कदम उठा लेगा, तो ये बहुत दूर की कौड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब बात आगे बढ़ी और इसी के रिएक्शन में शरद पवार वहां पर मिलने पहुंचे, बाला साहब थोराट कांग्रेस के नेता वहां पर जाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले, तो कहीं ना कहीं ये वाली बात स्पष्ट हो गई कि एक बड़ी असहज सी स्थिति आज सरकार के तीनों दलों में हो गई है। कोऑर्डिनेशन तो पहले ही नहीं था, सब लोग अपनी डफली अपना राग बजा रहे थे। कांग्रेस जहां चुपचाप से अपना काम किए जा रही थी, जो उसके अपने टारगेट्स हैं, वहीं पर एनसीपी ने अपने जो प्रोग्राम्स शिवसेना के थ्रू पूरे के पूरे महाराष्ट्र के ऊपर थोपने थे, अपनी आइडियोलॉजी को थोपना था, उसने वो थोपा। और एक कमजोर, असहज और अनुभवहीन और कुर्सी के लालच से बंधे हुए उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से एक एक करके बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को खत्म किया, उनकी विचारधारा को खत्म किया, उनकी जो हिंदुत्व की एक मशाल उठाकर वो चलते थे, वो ना सिर्फ उन्होंने बुझाई बल्कि उस मशाल को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। तो अब ऐसे में एनसीपी क्या करेगी या कांग्रेस क्या करेगी? यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या एनसीपी किसी भी दबाव के नाते समर्थन वापस ले सकती है? शायद नहीं ले सकती। और कांग्रेस क्यों समर्थन वापस लेगी? वो वैसे ही सभी राज्यों में अभी सिमटती जा रही है। तो एक ऐसा राज्य है जो भारत की, मुंबई जो है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है, तो कांग्रेस भी ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रही। लेकिन अब मीटिंग तो हुई है, तो मीटिंग में क्या चर्चा हुई है? तो कल जैसे मैंने सूत्रों के हवाले से बताया था कि राजनीति में सूत्र बहुत काम करते हैं, तो सूत्रों के हवाले जो छन छन कर जो खबर आई है, उस नाते जो संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि जैसा संजय राउत ने बोला कि उद्धव ठाकरे की जानकारी में यह बैठक हुई थी, लेकिन यह तय है कि इस बैठक की पूर्व सूचना कहीं भी जो सरकार में सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी, उनको नहीं थी। इसी बात पर इन दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जमकर लताड़ा और अपना विरोध दर्ज किया कि इस टाइप की ऐसी मीटिंग जो कि पूरे के पूरे आपके महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का एक गलत स्वरूप पेश कर सकती है, सरकार गिरने की नौबत आ सकती है, तो ऐसी मीटिंग करने से पहले उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। हालांकि दिखाने के लिए बयान यही आया कि कोविड से निपटने के प्रयासों के लिए या जो योजनाओं पर काम हो रहा है उन योजनाओं की समीक्षा के लिए वाली बैठक थी। लेकिन सच्ची बात यही है कि जिस तरह से एक रिपल क्रिएट हुआ, एक उथल पुथल मची संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग के बाद, उसी उथल पुथल का नतीजा था कि शरद पवार भागे भागे वहां गए, बाला साहब थोराट वहां भागे भागे गए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करी। लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रही। उसका कारण यह है कि जैसा हमने कल भी एक संकेत दिया था कि एक बहुत बड़ा नेता कोई ऐसा है जो कि ये जो ड्रग माफिया वाला जो सिस्टम चल रहा है, जिसका एनसीबी जांच कर रही है, ईडी और सीबीआई वहां डेरा जमाकर बैठे हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता का नाम स्पष्ट रूप से आ रहा है, ये तय है। एक बहुत बड़े बिल्डर का नाम आ रहा है, ये तय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो नेता है, बड़ा नेता जिसका नाम आ रहा है कि एक संभावना प्रकट की जा रही है, वो कांग्रेस का नेता है, एनसीपी का नेता है या शिवसेना का नेता है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, आने वाले दिनों में जैसे ही उसका नाम होगा, प्रकाश में आएगा, तो कहीं ना कहीं एक नैतिकता के नाते इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मजबूर हो जाएंगे कि वो इस्तीफा दे दें। हालांकि संभावना ये प्रकट की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन पिछले 6-6.5 साल का हम अगर मोदी सरकार का इतिहास देखें, तो जहां भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 39 बार धारा 356 का प्रयोग करके
राज्यों की सरकारों को गिराया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं पर पिछले 6.5 साल में इस एनडीए सरकार ने, इस मोदी सरकार ने एक बार भी धारा 356 का प्रयोग करके किसी भी सरकार को ना गिराया है, ना राष्ट्रपति शासन अपनी ओर से इंपोज किया है। तो उस संभावना को तो पूरी तरह नकार दिया जाना चाहिए। अगर राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते, एक समीक्षक के नाते हम पूरी राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करना चाहें, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार वो एक ऐसी राज्य सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर क्यों अपने नाम पर ये बदनामी मोल लेंगे, जबकि वो सरकार स्वतः ही खुद ही गिरने को तैयार बैठी है। हमने अपने पिछले एक वीडियो में बोला था कि 2020 पार नहीं कर पाएगी यह सरकार। ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो नाम ये ड्रग माफिया जिसके तार आईएसआई से भी जुड़े हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हैं और दूसरे दुश्मन देशों से भी जुड़े हैं, उसमें जो जो नाम आ रहे हैं, उस नाम में भले वो बेबी पेंगुइन हो, भले कोई और बड़े नेता हो, उनका जाना तय है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। आने वाला समय महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। आप भी इंतजार करिए, हम भी देखते हैं आने वाले समय में महाराष्ट्र की सरकार कब, कहां, कैसे अपनी गति को प्राप्त होगी। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा कही हुई बात ठीक है, तो कृपया हमें समर्थन दें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें, भले वो कमेंट हमारे विरोध में ही क्यों ना हो। आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।